नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो बांग्लादेश में कल मतदान हो गया, रिजल्ट घोषित हो गए। अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। बीएनपी को पूर्ण बहुमत ही नहीं मिला है, बल्कि मैं कहूंगा कि छप्पर फाड़ बहुमत मिला है। और ये किस लिए मिला है ये भी हम सब जानते हैं। एक तो बहुत सारे वीडियो वहां से आ रहे हैं, किस तरीके से ठप्पे लगाए जा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग की गई है और जम करके धांधलेबाजी हुई है। जो कभी हम बिहार में देखते थे वही हुआ है। कोई ईवीएम से मतदान वहां होता नहीं है। वहां पर मतपत्रों से होता है, मतपेटी से होता है और धकाधक वो हुआ है काम। लेकिन दूसरे हमें नहीं बोलना चाहिए, आवामी लीग को चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो फिर बचा ही क्या था। जमात की जितनी औकात है, जितने लोग पसंद करते हैं, उतनी ही सीटें उसको मिली और उसके सहयोगी दलों को मिली है। अब ये क्लियर हो गया है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 17 महीने जेल में रहे थे, 18 महीने, और फिर 17 साल तक ये देश से बाहर भाग गए थे, जिसको मीडिया निर्वासन कह रहा है कि लंदन में ये निर्वासित हो गए थे। 1.5-2 महीने पहले पैराशूट से टपके हैं, फिर से बांग्लादेश आए। उनके आने के कुछ दिन बाद उनकी माताजी का इंतकाल हो गया और उसके बाद ये चुनाव, और उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या है। तो अब ये तय हो गया, बीएनपी की सरकार बन रही है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है, मेरे भी मन में सवाल है, इस यूनुस का क्या होगा। दूसरे, क्या जो उसने लाइन पकड़ रखी थी, पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दिए थे ढाका के, पूरे बांग्लादेश के, तो अब भी उसी पटरी पर दौड़ेगी क्या बांग्लादेश की ट्रेन। चीन के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, भारत के साथ कैसे रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने तो उनको बधाई दे दी है, फोन करके बधाई दे दी है। तो भारत के साथ कैसे संबंध रहेंगे, सवाल और भी हैं। अमेरिका की जो दखल अंदाजी रही है यूनुस के समय, और जो वो करना चाहता था, उस दिशा में जो बढ़ रहा था, उस पर भी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आदि अचिंत जी। तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बारीक नजर उनकी रहती है बांग्लादेश की गतिविधियों पर। आदि जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सर। तो आदि जी, क्या लग रहा है, एक तो जो नतीजा आया है और जो इस समय माहौल है, या जो माहौल बनने वाला है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए सर, नतीजा तो पूरी तरह से एक्सपेक्टेड था। इतना ज्यादा उसको मेजोरिटी मिलेगी ये ठीक है, आप बोल सकते हैं इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना था वो अलग चीज है। बट कहीं ना कहीं हमको ये तो लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ होगा जहां पर ये लोग जो भी इनका वो है वो ले लेंगे, जो भी इनको चाहिए वो ले लेंगे ना। यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको देखें सर, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुई है सर कि इसको मेजोरिटी मिली है, राइट। और कई लोग बोलते थे कि ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सेटिंग वेटिंग कहीं से करा के आया है, अपनी बात बात अपनी बाहर से करा के आया होगा। उसमें कोई डाउट नहीं है सर, कहीं बाहर से उसने अपनी सेटिंग वेटिंग कराई होगी कि भाई मेरे को जीतना है, जरा मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। तो वो एक एक रेगुलर चीज है कि भैया किसी ने अपनी पूरी सेटिंग करी है। बट अगर आप देखें सर, जो मेन सिटीज में जैसे आप बोल रहे हैं पूरी धांधली हुई है वहां पर, तो ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन है नहीं। एंड मेरे हिसाब से सर दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए था और या लगा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ठीक है जी। तो वो तो हम सबको पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ तो होगा नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से ये देश है, जिस तरह से ये जो इनकी स्थिति है और जिस तरह से ये काम करते हैं, वहां पर आपको एक बड़ी क्लियरली चीज पता है कि ये लोग, अब देखिए सर, अ, ये बेसिकली वो जो सेंस है वो सेंस खो चुके हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए कि यार एक तुम भैया किसी को बुलाओ जिससे हम बात कर सकें, बाकी यार ये तुमने जो गधे बिठा रखे हैं इनसे हम बात नहीं कर सकते। तो आपका ये था एक, ठीक है, बड़ा सिंपल सा आपका ये एक 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 नैरेटिव था कि आप
आप ना ढंग के बंदे को बुलाओ तो हम किसी से बात करें, अदरवाइज हम किसी से कैसे बात करें, क्या बात कर सकते हैं, हमको हमारे पास कुछ बात करने को है ही नहीं। तो ठीक है सर, जो भी है, ये इलेक्शन हो गया है, अब ये बंदा बन गया है, क्या नाम है अपना, तारिक ये रहमान। तारिक रहमान बन गया है सर। तो अभी आपको इसके साथ डील करना पड़ेगा। वो डील कैसे करोगे, क्या करोगे, ये आपके ऊपर अभी निर्भर है सर। क्योंकि देखिए सर, बांग्लादेश कोई ईज़ी सिचुएशन है नहीं, ठीक है? आप बोलो भई तारिक रहमान आ गया, तो अभी तो एकदम सब कुछ सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या नाम है उसका, वो एकदम वो सेट अच्छा बंदा है, ये है, वो है। वो सब नहीं होगा सर, क्योंकि देखिए अगर आपको हिस्ट्री पता हो तारिक रहमान की, ये जेल में भी रह चुका है। क्यों? हथियार भेज रहा था। किसके लिए? उल्फा के लिए। पाकिस्तान का बड़ा क्लोज़ होता था ये। तो इश्यूज़ तो अभी भी रहेंगे, बट ये एक इलेक्टिव गवर्नमेंट है, आप इसके साथ लेवरेज करके थोड़ी चीज़ें खींच सकते हो, थोड़ा कुछ काम कर सकते हो। दूसरा, जो सड़क पे जमातिफिकेशन हुआ है, चाहे उसमें वोट में ना बदला हो, बट एक हमको पता है कि जो जिहादीपना यहाँ पर इस देश में फैला है, उसका वो तो एक रियलिटी है, वो कहीं एक एक इलेक्शन से चली तो नहीं जाएगी, ठीक है? तो एक लॉन्ग टर्म आपको यहाँ से प्रॉब्लम तो रहेगी, जहाँ पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काफ़ी आ चुका है इस जगह के अंदर। तीसरा, इनकी अगर आप वो जो एक मैप देखें जो घूम रहा है चारों तरफ, भारत के बॉर्डर की तरफ सारे जमात वाले लोग, यू नो पूरा बॉर्डर जो है आपका वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर सारी पाकिस्तानी जमात जीत जीत चुके हैं, जमात-ए-इस्लामी वाले जीत चुके हैं। तो उससे भी आपको पता चलता है कि इसका इनका फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है? कहीं न कहीं वो कुछ उल्टे काम करना चाहते हैं। तो उसका आपको सर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को थोड़ा-सा सेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर अभी आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि इसके साथ अभी एक एक नॉर्मल कंट्री की तरह आप इससे डील कर सकते हो, और इससे आप चीज़ें करा सकते हो या चीज़ें रुकवा सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमको समझना है सर। मैं सर एक यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा बोलूँगा जी, जी। कि इलेक्शन तो ख़ैर ये जो भी हुआ वहाँ पर वायलेंस के चक्कर में हुआ, ये सब हुआ, लेकिन बांग्लादेश वापस नहीं आएगा। जो एक पोज़ीशन में था जहाँ पर वो एक थोड़ा बहुत बैलेंस कंट्री था, ये वहाँ पर नहीं पहुँचेगा सर। क्योंकि होगा क्या सर, सड़क पे जमाती अपना ज़ोर खींचेंगे, ऑफ़िस में बैठ के ये अपना ज़ोर खींचेगा, उसके पीछे ये जो आपके अवामी लीग वाले हैं, वो भी अपना ज़ोर खींचेंगे, एंड वहाँ पर जो और भी कितने सारे ये जो टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, टेररिस्ट गुट हैं, वो भी अपना ज़ोर खींचेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये जो जमात और बीएनपी का भी बीच में साथ में इनका कुछ हुआ था कि भई हम साथ में लड़ेंगे, ये करेंगे। ये तो सड़क पे लड़ रहे थे एक-दूसरे से। हमने ये देखा इलेक्शन टाइम पे बीच में ये पूरा एक-दूसरे से सड़क पे लड़ रहे थे कि भई तू ऊपर नहीं, मैं ऊपर नहीं, तू ऊपर नहीं, मैं ऊपर। तो वो भी चल रहा था। अब क्या तारिक रहमान ने किसी के साथ कुछ डील-डूल करी है, या अमेरिका के साथ या जमात के साथ या किसी के साथ कोई डील-डूल करी है जहाँ पर जिसके हिसाब से वो बैठा है यहाँ पर? क्योंकि सर ये जो नूरा कुश्ती की चीज़ें हैं, ये तो सर अब आपको पता ही है, ये तो करते ही हैं। ये जितने भी जिहादी होते हैं इनको नूरा कुश्ती करने का बड़ा शौक रहता है। तो अभी टाइम शुरू है सर, देखते हैं कहाँ जाता है, क्योंकि इतना कोई ईज़ी सिचुएशन मेरे को दिखता नहीं है, और इसका कोई ईज़ी सॉल्यूशन था भी नहीं। अगर जैसा आपने शुरू में कहा कि किसी से कुछ टाई अप करके या सहमति लेकर के यहाँ पर आए होंगे कि चुनाव जीतना है, तो एक जो बात चल रही है कि ये यूनुस को अमेरिका हो सकता है कि राष्ट्रपति बनवा करके बैठा दे। तो सर बात तो ये ये है, कितना बड़ा खतरा होगा ये? देखिए सर, इसने जो प्रेसिडेंशियल पावर्स के बीच में इसने जो पावर्स चेंज करी हैं, उससे इसको काफ़ी दम मिलेगा, ठीक है? तो ये एक और आपको चीज़ दर्शाता है कि ईज़ी चीज़ नहीं रहेगी, एक पावर सेंटर और बन के खड़ा हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है? यूनुस एक पावर सेंटर बन के खड़ा हो जाएगा उधर पे, क्या तारिक रहमान उसको मानेगा कि नहीं मानेगा? अभी तक तो सब हरे हँसी प्यार 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 मोहब्बत से खेल रहे हैं लोग। क्या तारिक रहमान मानेगा? वो बोलेगा भाई मेरी इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, तू कौन सी खेत की मूली है? दूसरा, एक कहीं न कहीं कई लोग बोलते हैं कि भई एक डील हुई है जहाँ पर तारिक रहमान भी माना है, जमात भी मानी है कि अगर हम जीतते हैं तो इसको प्रेज़िडेंट बना देंगे हम।
तो ये भी एक डील सी हुई है कि इसको कहीं बार जाना छोड़ो, तुम यहीं पे बैठ जाओ, अभी आप जरा एक एडवाइजरी रोल में घुसो। अगर मैं यूनुस को जानता हूँ, वो एक एडवाइजरी रोल में नहीं घुसेगा सर। उसको उसको वो पावर हंग्री आदमी है। तो ये क्लैश एक और होएगा यहाँ पर तारिक रहमान और यूनुस के बीच में। अगर वो या तो हो कि भाई वो प्रेसिडेंट के पैलेस में जाके वहां पर जो उसका घर वर है अपना बैठे, यहाँ पर 50 नौकर हैं, चिल करे लाइफ में, पैसे पूसे बना लिए हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपना बेटी जो है उसको बुला के अपना पैसे पूसे बनाओ, ये करो, चिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो करता है तो कोई कुछ इशू नहीं होगा, जो मुझे लगता नहीं है वो करेगा, क्योंकि उसका भी एक एक नजरिया है कि उसको इस जगह पे अपने आप का नाम रखना है और अपने आप एक एक देखिए सर, पावर एक बहुत गंदी चीज होती है। इस बंदे के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, ये फिर भी वो पूरा छोड़ छाड़ के यहाँ पर आके बीच में बैठा है आके। पेरिस लंदन में बड़ी बड़ी पार्टियों में घूमता था, नोबेल पीस प्राइज विनर है। भाई तेरा धंधा इतना चल रहा है, क्यों यहाँ पर घुसना तेरे को? आराम कर यार, घर में बैठ अपना आराम कर, पैसे गिन अपने, चिल कर, क्या प्रॉब्लम है? बट वो ये ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं पावर चाहिए सर। और ये पावर की जो भूख होती है ना सर, ये अगर एक बार ही उसमें दिखा रहा है वो, तो वो दोबारा भी दिखाएगा। तो अगर यूनुस प्रेसिडेंट बनता भी है, वो अपनी पावर एक्सर्ट करेगा जब तक तारिक रहमान उसकी बात मानता है, नहीं तो फिर से एक और क्राइसिस खड़ी होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो रहेगा ना सर, ये बांग्लादेशी आर्मी का रहेगा। अभी तो वकर-उज़-ज़मान है, ठीक है? वो यूनुस का अगेंस्ट है। कल को कुछ कर कुरा के इन्होंने तारिक रहमान या किसी को और को लगा, तारिक रहमान नहीं, क्या एक और खलीलुर रहमान, जो इनका जिहादी जनरल है, उसको लगा दिया, तो फिर तारिक रहमान का पत्ता कट जाएगा। तो ये बड़ी गंदी सिचुएशन है सर। इससे कोई चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होगी, क्योंकि जो एक सिचुएशन जिस जगह पे अब देखिए, यूनुस ने इतना बड़ा इनके अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर दिया इलेक्शन से कुछ दिन पहले। अरे भाई, तू 10-15 दिन ठहर जाता है यार, कोई नई वो आ रहा है प्राइम मिनिस्टर, वो करने है उसको अपने आप साइन। तू कौन होता है बीच में साइन करने को? तो वो बिल्कुल। बेसिकली बता रहा है कि भाई मेरे पास दम है, मेरे को तुम साइडलाइन नहीं कर सकते। उसने ये एक स्टेटमेंट दिया है अपनी तरफ से कि मेरे पास दम है, मैं ऐसी ट्रेड डील भी कर सकता हूँ, और 2 दिन पहले कर सकता हूँ इलेक्शन के। पूरा बांग्लादेश बेच दिया सर उसने। अमेरिका बांग्लादेश का ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है। तो अब वही है, कपास आएगी उधर से, अमेरिका से, उसका सामान बनाएगा और बेचेगा, वो भी कोटा में। तो उसमें उसका मतलब क्या है कि भैया कोई बेसिक मिनिमम चीज नहीं है। जब मूड आएगा अमेरिका कुछ भेज देगा, वो कपास उसे बना के बेच जल्दी से, और उसको जीरो टैरिफ पे बेचेगा ये। तो देखिए सर, ये यूनुस एक बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है, जो इस उम्र में भी इतनी पावर चाहता है, और इस पावर के चलते आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये क्लैश अभी खत्म नहीं हुआ है सर, ये क्लैश अभी शुरू हुआ है। एक डिफरेंट क्लैश आएगा अभी सड़क के ऊपर, क्योंकि जमात का एक बड़ा क्लियर नजरिया है सर, जो वो जिहादी पनाह में जाना चाहते हैं, उसमें वो पीछे नहीं हटने वाले। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको अगर लगता है कि कहीं न कहीं जमात थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। और ये जो पाकिस्तान की दखलंदाजी शुरू हो गई थी, देखिए सर, पाकिस्तान की दखल-अंदाज़ी यूनुस और इन लोगों की तरफ से हो रही थी। यूनुस ने किया था अपने आप को सीट में बिठाने के लिए, उसने इन जिहादियों को अपने आस-पास खड़ा कर लिया था। क्योंकि उसको पता था कि एक ही उसका शत्रु है, वो है भारत। अगर कुछ होगा तो भारत ही कुछ करेगा। तो तभी आप देखते हैं बार-बार वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता रहता था। तो देखिए सर, जब बोलते हैं ना किसी की कोई वो कुत्ता है, डरा हुआ है तो भौंकता रहेगा, भौंकता रहेगा, भौंकता रहेगा, भौंकता रहेगा। बार-बार वही, ओ ये जी, वो जी, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, सब कुछ वो भौंकता रहेगा बार-बार। तो ये एक बड़ा क्लियर एक एजेंडा था इसका, जहाँ पर वो इ इ इस जिहादीपने से अपने आप को प्रोटेक्ट करता था। और जिहादीपना में चैंपियन कौन है सर? पाकिस्तान है। तो जब जिहादीपना वहाँ पर कर रहा था वो सड़क पे, तो पाकिस्तान आ गया बीच में, हाँ जी, मैं भी हूँ। आ जाओ जी, तुम भी आ जाओ। एंड उस टाइम पे मेन गेम एंटी इंडिया था, तो भैया पाकिस्तान तो बहुत एकदम फिट बैठता है वहाँ पर। अब आप देखेंगे, ये पूरे इलेक्शन के अंदर सेवन सिस्टर्स की किसी ने बात नहीं करी। इतनी रैलीज़ हुई, इतने स्टेटमेंट्स आए, ये वो हुआ, कुछ भी नहीं।
बीच में बड़ा चला था, जब तारिक रहमान आया नहीं था देश के अंदर, तब तक तो सेवन सिस्टर लगे रहते थे ये लोग सारा टाइम। जैसे ही तारिक रहमान आया, इन्होंने सेवन सिस्टर छोड़ दिया। सेवन सिस्टर एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हम छेड़ सकते हैं भारत को, हमको कोई कुछ कर नहीं पा रहा, देखो कितना दम है हमारे अंदर। तो ये पोजीशन स्टेटमेंट थी इनकी। यहां पर तारिक रहमान आया, तारिक रहमान ने बोला नहीं नहीं हमको ये सब नहीं करना चाहिए, हम अपना अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, सब कुछ सबके साथ रहेंगे, ये वो जो नॉर्मल एक कोई बोलेगा। एंड उसके बाद से आप देखते हैं कि ये पूरा ठक हो गया इनका, वो जो पूरा नैरेटिव था वो फंस हो गया। नाउ इनके जो एडवाइजर हैं, उन्होंने करोड़ों में रुपए बनाए हैं सर। यूनुस के जो बच्चे लगा रखे थे ना उसने, वो करोड़ों में रुपए बनाए हैं उन्होंने। तो बांग्लादेश की जनता भी जानती है यार, ये साले ये तो उतने ही बदमाश निकले जितने पहले थे। उनके पास ऑप्शन क्या था सर, या तो जमात की तरफ जाते। अब जमात का भी देखिए सर, जो भी कह लो, पॉपुलर नहीं है जमात, ठीक है। पॉपुलैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि इधर उल्टे सीधे ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। बांग्लादेश में सर जो भी कह लीजिए, इस्लामिज्म है, लेकिन एक वो बंगाली कल्चर पे ये अभी भी थोड़ा बहुत इनका जिंदा है वहां पर। कितना टाइम तक वो बंगाली कल्चर जिंदा रहता है वो तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि जब ऐसा जिहादिज्म घुसता है अंदर तो सारा कल्चर पुल्चर सब खत्म हो जाता है, और बहुत जल्दी खत्म होता है वो। तो अभी 1.5 साल 2 साल तो हो गए हैं सर, अब ये कितना टाइम और ऐसा वो कल्चर के ऊपर करते हैं वो तो देखेंगे। तीसरी चीज, एक बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आया था जेन जी, जो यंग पॉपुलेशन है। अगर आप देखें, जब ये एनसीपी वाले बंदे थे, इन्होंने जाके जब जमात से हाथ मिलाया, जितनी लड़कियां थी उनके अंदर सबने छोड़ दिया उनको। और बड़ी सुंदर सुंदर सी लड़कियां थी, उनका वो मतलब साड़ी पहननी, बिंदी पहननी, जीन्स पहननी, ये पहनना, मॉडल्स है, कोई एक्ट्रेस है, कोई ये है, कोई वो है, काफी मतलब अप मार्केट वाली लड़कियां थी। उन सब ने छोड़ दिया इनको। उनको भी पता है कि यार ये तो जिंदगी खराब कर देंगे हमारी। चौथा चीज क्या होता है सर, एक चीज याद करिएगा, ये जितने भी जिहादी देश होते हैं ना, ये अपना कैपिटल और एक दो जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसके अंदर ये जिहादी पना नहीं करते, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल लोग होते हैं। जो जिहादी पना होता है सर, वो सिर्फ जो गरीब आदमी होता है ना सर, उसके साथ किया जाता है। सही है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे नहीं कि ये ढाका के अंदर ऐसे कोई उल्टे सीधे काम करेंगे वहां पर, क्योंकि ढाका में तो सर फिर वो सारे एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर हैं, मीडिया रहती है, तो कोई किसी ने लिख लुक दिया कहीं पे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे हिंदू कहाँ मारते हैं सर, ढाका में नहीं मारते ये लोग। ये किसी एक कोने में गांव में जाके किसी को मार देंगे। अब वहां तक रिमोट जब रिमोट जगहों, रिमोट एरिया। हाँ, जी जी, तो जहां जहां पर अभी जब तक मीडिया पहुंचेगी तब तक तो मामला ही ठंडा हो जाएगा। तो ये बड़ा टैक्टिकल गेम है सर। ये देखिए, ये हम लोग सोचते हैं ना पागल है, बेवकूफ है, ना ना ना, ये बड़ा सोच समझ के गेम खेलते हैं। ये बड़ी प्लान्ड सी गेम होती है, ये जो करते हैं ये लोग सड़क के ऊपर। वो चीज एक हम भूल जाते हैं कई बारी। लेकिन आदि जी, जैन जी का आपने नाम लिया, यूनुस के ही इनिशिएशन पर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर ली थी, एनसीपी। ऐसी चपत मारी है बांग्लादेश के लोगों ने, 2 सीटें आई हैं। ये तो मैं बोल रहा हूँ सर, इन लोगों ने करोड़ों में पैसे कमाए। और इसकी अगर आप थोड़ी हिस्ट्री देखें, ये पावर में आए, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, जाके इन्होंने गाड़ियां लेनी शुरू करी, घर वर ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, चलो ठीक है। सबसे बेस्ट चीज क्या हुई, जब इनके जो ये चोरी चोरी करते हुए इनकी चीजें पकड़ी जा रही थी, इन्होंने जो रिकॉर्ड्स वाला एरिया होता है ना इनका गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में, उसको आग लगा दी। तो जो एविडेंस था, इन्होंने कितने पैसे बनाए हैं, क्या बनाया, सब जला दिया इन लोगों ने। अब देखिए सर, जनता बेवकूफ तो है नहीं। दूसरा, पिछले 1.5 साल में हुआ क्या है सर, पिछले 1.5-2 साल में हुआ क्या है, जितनी भी इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ठप होनी शुरू हो गई है, दूसरी इंडस्ट्री बंद हो रही है, इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, देश के पास पैसे नहीं बचे, इन्फ्लेशन है आपकी, इंडिया ने पूरा जो सब कुछ बंद बुंद कर रखा है, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसशिपमेंट नहीं होगी, हम ये नहीं देंगे, हम वो नहीं देंगे, 50 चीजें आपने वो भी कर, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है सर।
तो देखिए कहीं ना कहीं इनको ये भी समझ में आता है यार अभी थोड़ा ज्यादा पंगे ले लिए हमने, तो हमारी तो वाट ही लग गई है। तो एनसीपी वैसे भी सर वो सब जमात के कंधों पे तो खड़े हुए थे सारे। जब उन्होंने सही है। खुले में आपको जमात जमात के साथ बताया तो लोगों ने भगा दिया उनको वहां से। और जमात भी देखिए सर, इन्होंने देखिए कहां पर आप वो मैप देखेंगे पूरा वेस्ट बंगाल का इस वाला रीजन, और वहां पर एक दो ढाका में एक आधा जगह है और एक कोने में सिलेट में एक आधी जगह है जहां पर जमात की एक्चुअली कुछ सुपीरियोरिटी है। अदरवाइज बाकी मेन कंट्री में तो कुछ भी नहीं है सर, पूरा फ्लैट है। तो वो भी कुछ बताता है आपको कि इनकी रीच जहां पर थी, या फिर इन लोगों ने रीच जान के करी है इन रीजन्स के अंदर, ताकि इनके जो अबू हैं पाकिस्तान जो बोलता है उस वो काम कर सके। तो कुछ पीछे डील्स हुई हैं सर, कहीं ना कहीं बैक रूम में अमेरिका के साथ या डीप स्टेट के साथ या सीआईए के साथ कुछ ना कुछ डील्स हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा ये बताइए, ये तारिक रहमान भी तो हिंदू फोबिया से ग्रस्त है, हाँ हाँ सर। तो अब क्या होगा वहां पर? कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या कुछ इस तरह की चीजें? क्योंकि ये तो यूनुस जैसा ही है, ये दोनों एक दूसरे के बाप हैं। देखिए सर, इन लोग यूनुस ने हमको थोड़ा ज्यादा खींचा क्योंकि उसको पता था कि यार हम एक इंटरिम गवर्नमेंट को नहीं ठोकेंगे आके। बट पीछे से वार्निंग्स आती थी, सब कुछ होता था, इनको बोला जाता ना करो, पिटाई होगी तो फिर मत रोना। उसके बाद जो चुपचाप आपने ठुकाई भी करी है कुछ वहां पर अंदर, वो भी पता तो चलता होगा यार ये हुआ क्या हमारे साथ, जो अंदर इतने सारे बंदे मरे इनके, ये हुआ वो हुआ, वो सब कुछ सबके सामने है सर। अगर पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो उनको भी पता चलता है यार क्या हो रहा है ये तो यार। और वहां पर अंदर लोग पूछते हैं यार तुम इंडिया से पंगे तो ले रहे हो सारे, उसने 22 मिनट में पाकिस्तान को गिरा दिया, तुम कौन से खेत की मूली हो? बिल्कुल। तुम्हारा टैंक तुम तो है नहीं, कुछ है नहीं, जहाज है नहीं, वो मार मूर के तुम्हारा भुर्ता बना देंगे, कर क्या रहे हो? वहां पर लोग पूछते हैं ये चीजें। तो मुझे लगता है सर पब्लिक में ये कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करेगा। पब्लिक में नहीं नहीं नहीं, वी वांट गुड रिलेशंस विद एवरीबॉडी, हम अपनी जमीन किसी को यूज नहीं करने देंगे, ये वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे। बट मुझे लगता नहीं है ये क्या नाम है, तारिक रहमान पूरा कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि सर दो तीन उसमें फैक्टर्स हैं। आज सड़क पे जो पुलिस का काम कर रही है वो आर्मी कर रही है, पुलिस नहीं कर रही, पुलिस फोर्स तो है ही नहीं वहां पर। उनको मार मार के तुमने धक्का मार के साइड फेंका हुआ है। उसके बाद इनकी सिक्योरिटी एक वो जो सीक्रेट टाइप पुलिस है वो कर रही है, इसको उठा लिया उसको उठा लिया, ये कर दिया वो कर दिया। आप ये देखिए सर जिस तरह से हिंदुओं को वहां पर भगाया गया सड़क में से। कोई टीचर है उसको भगा दिया, कोई लेक्चर वाला है उसको भगा दिया, कोई ऑफिस वाला है उसको भगा दिया। तो इन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी है कि कहीं पे अगर ये सब नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा नैरेटिव जो हम बोल रहे हैं कि भैया ये एंटी इंडो है वो बैठता नहीं। अब तारिक रहमान चाहे जितना मर्जी बोल रहे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, एक टाइम पे तो सर उसको भी तो ये करना पड़ेगा ना कि भैया या तो मैं अपने देश के साथ खड़े हूं या तो फिर वही है ना सर। देखिए, जो भी सरकार बनाता है, जो भी पोजीशन पर आता है, वो ये सोचता है कि ये 5 साल तो मेरे गुजर जाएंगे, लेकिन मुझे अगले 5 साल के लिए भी कुछ करना है। तो इसके लिए आप टकराव मोल लेकर के आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो जो भारत के साथ रिलेशन रहे हैं अतीत में, खालिदा जिया के समय भी, तो क्या ये उनको कंटिन्यू करना चाहेगा? या जो आप बता रहे थे कि जो इसको सजा हुई थी और ये भागा था यहाँ से निकल करके जिन आरोपों में, उस तरह की हरकतें जारी रखेगा? क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर होगा, तब प्राइम मिनिस्टर नहीं था ये, तो अब उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। भारत से रिलेशन ठीक करेगा या टसलबाजी जारी रहेगी? वो सही है सर, आपकी बात एकदम सही है, बट आज उसके पास वो स्पेस भी नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज, भारत एक बहुत स्ट्रांग पावर बन के बाहर निकला है। उन जमाने में भारत इतना स्ट्रांग नहीं था, हम अंदर ही घुसे हुए थे, कभी इधर पे वेपन्स, कभी ये, कभी उल्फा, कभी NSCN, कभी ये कभी वो। 25 करोड़ तो वहां पर ग्रुप्स थे। आज जो अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे उसको मिलती थी वो कम है सर।
और उसको ये भी पता है कि हमारी तरफ से एक लात भी आएगी, अगर आप कुछ इधर पे करोगे तो हमारी तरफ से भी वहां लात पड़ेगी। तो वो करेगा तो सही, ऐसी बात तो नहीं है कि भैया पूरी तरह से मोदी जी का फैन होके घूमता रहेगा, ना ना, वो नहीं होने वाला। बट क्योंकि वो पॉलिटिकली उसके लिए सर्वाइवेबल नहीं होगा सर, तो एक कहीं ना कहीं बैलेंस करके ठंडा रखने की कोशिश करेगा कि यार कोई ऐसी इंसिडेंट ना हो जिसमें मेरी नाक कट जाए। किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, ऊपर से भारत ने आके कुछ कर दिया मेरे साथ, तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी फिर। तो वो दोस्ती तो नहीं करेगा, बट एक बैलेंस करने की कोशिश करेगा आगे जाके। आपको ये दिखेगा कि वो आपके साथ भी, नहीं नहीं सर एकदम बढ़िया सर, ये सर वो सर, नहीं नहीं हम देखेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं सर, क्या है क्या नहीं है। मीडिया को बोलेगा यार कोई मरता मराता है तो भैया मत डालो यहाँ पर, क्या भारत से बड़ा प्रेशर आता है। तो काम पूरे वही होंगे, लेकिन थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करेगा वो। कितना वो सक्सेसफुल रहता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि सर जिस तरह से जमातिफिकेशन जो हुआ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, अब ये जो जमातिफिकेशन होता है सर, इसका फिर यू नो इम्पैक्ट खराब ही होता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चीन के एक साथ वही है ना सर, आपके साथ वो चीन के साथ खेलेगा, ठीक है जी। वो आपको बोलेगा नहीं जी मैं जरा चाइना से ये ले रहा हूँ, नहीं जी मेरे को ये चाइना से चाहिए, मुझे ये चाइना से चाहिए, मैं चाइना को तीस्ता का वो करूंगा, ठीक है। आपके साथ कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं यार अगर मैं तीस्ता के साथ करूं तो भारत मेरे पर भागता हुआ आएगा। ये सब चीजें तो क्या होता है ना सर, एक एक जो छोटी पावर्स होती हैं, जो छोटे देश होते हैं, वो हमेशा इन चीजों का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे कि अमेरिका की तरफ से अगर आप देखेंगे कि यू नो आप जो मेक्सिको है वो पूरा फायदा उठाता है सर अमेरिका का। वो चाइना के साथ भी डील करता है, वो अमेरिका के साथ भी डील करता है, ये करता है वो करता है, सब कुछ करता है वो। ठीक है। तो जो छोटी पावर्स होती हैं सर वो यही करता है, दे डू दैट, क्योंकि उसी में उसको एक जगह मिलती है। नाउ आप देखें ये पहली बार तो नहीं हुआ, श्रीलंका ने भी यही कोशिश करी, ठीक है जी। आपके क्या नाम है नेपाल ने भी यही कोशिश करी, आपका भूटान ने इनिशियली थोड़ी कोशिश करी थी, बट उसका वो इतना दम नहीं है उसके अंदर इस चीज को आगे लेके जाने का। इन सब ने कोशिश करी यहाँ पर कि भैया हम भी थोड़ा सा अपना जरा यार कुछ तो एडवांटेज ले इसका। और आदि जी जो अधूरा काम है हमारा, क्योंकि अब तक तो इस मामले में इसलिए थोड़ा चुप्पी रही कि भाई ये चुनाव निपट जाए, कहीं इसको बहाना मिल जाए कि चुनाव टाल दे कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। अब जो इनका ये चिकन नेक राग होता है उस मोर्चे पर देखिए सर अब आप कर सकते हो क्योंकि अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह जाके ठोक सकते हो। तो आप उसको थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ा स्पेस दोगे, थोड़ी वार्निंग्स दोगे, थोड़ा सा उसको बोलोगे ना कर बेटा कॉन्सिक्वेंस होगा, एक आधा छोटा एग्जाम्पल भी दोगे उसको। तो ये कुछ चीजें अब आप गलती गलती करने का मौका देंगे पहले। मौका दोगे उसको, आप थोड़ी सी, तो एक छोटी गलती करेगा, फिर आप उसको थोड़ा सा ठक करोगे, फिर बड़ी करे, तो धीरे धीरे करके आप इसको एस्केलेट करोगे सर। तो ये तो है। और जिस तरह से आपने अपनी पोजीशनिंग करी है उस रीजन के अंदर, आप अपनी फोर्सेस देखें, अपने जो आपने पोजीशनिंग करी है, इंटेलिजेंस देखें, जो चीजें सेट करी हैं, वो होगा। सबसे बड़ा फैक्टर सर अमेरिका, क्योंकि यहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा एक रोल है, और वो रोल को आप काट नहीं सकते। तो अगर आप काट नहीं सकते तो फिर अमेरिका अपनी बदतमीजी यहां पर करेगा, और अगर अमेरिका अपनी बदतमीजी यहां पर करेगा तो फिर आपको पता ही है सर आगे क्या होता है फिर। सही है। गेम तो वहीं जाती है ना फिर। और जिसका उल्लेख अभी आपने किया था कि जो जमात जीती है वो भी एक पूरा लगता हुआ इलाका है। जी अब अगर मई मई तक बंगाल में कोई परिवर्तन हो जाता है, यानी बीजेपी आ जाती है सत्ता में, तो उसके बाद तो ये टकराव और बढ़ना है, क्योंकि घुसपैठियों का इलाज करना ही करना है गवर्नमेंट को।
यहाँ पर सर मैंने 1 डेढ़ 2 महीने पहले आई थिंक मैं संजय जी से बात कर रहा था, तो मैंने उस टाइम पे संजय जी को बोला था कि देखो जमात के साथ हमको बात करनी पड़ेगी सर। ठीक है? तो मेरे को काफ़ी फीडबैक आया और जमात को ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा यार, बेटी ब्याने को नहीं बोल रहा मैं। ठीक है? सही है। बेटी ब्याने को नहीं बोल रहा मैं। मैं सिर्फ़ बोल रहा हूँ, भाई उनके साथ बात करो, उनको समझाओ, थोड़े पैसे-पूसे दो, थोड़ा सेट करो। उनको बोलो भाई साहब, आपकी भी देखिए आपको एग्ज़िस्ट करना है, हम आपको एग्ज़िस्ट करने को कुछ नहीं बोल रहे। आप करते रहिए जो आपको जिहादीपना अपने में करना है। इधर करोगे तो मार खाओगे। सर ये सारे सही फॉर है। सेल होते हैं। पाकिस्तान ने कौन-सा इनको उसमें पकड़ा हुआ है। ये सारे खरीदारी वाले लोग होते हैं। इनको सबको खरीद सकते हो आप। अगर पाकिस्तान उसको ₹100 दे रहा है, आप 110 दे दो। और ये सारे बिके हुए हैं सर। सब बिके हुए हैं। इनको खरीद के सीधा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इनके साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। कभी ऐसे नहीं कर सकते कि भैया मैं एंगेजमेंट नहीं करूँगा, मैं बात नहीं कर रहा, मेरे को पसंद नहीं है तो मैं बात नहीं कर रहा। वो बचपना नहीं कर सकते आप। जो पहले हम करते थे इस देश के अंदर फॉरेन पॉलिसी के नाम पे, वो आप नहीं कर सकते। आपको जाके आगे जाके बात करनी पड़ेगी। उसके अंदर कोई डाउट हमको नहीं होना चाहिए। तो एक जो हम हमेशा वो उसमें आ जाते हैं कि नहीं, नहीं हम कैसे बात करेंगे? तो मैं एक चीज़ पूछता हूँ यार, हमने आईसिस से अपनी 40 नर्सेज़ निकाली थी ना, जब सुषमा स्वराज जी थी। इराक में 40 नर्सों को हमारे किडनैप कर लिया था, हमने जाके निकाला था उनको। आईसिस से निकाला था। अब आईसिस वाले भी बड़े जिहादी हैं। सही है। उनको उनको भी तो कुछ करके दिया, कुछ तो दिया होगा ना आपने, पैसे-पूसे कुछ तो दिया होगा उन नर्सेज़ को छोड़ने के लिए। तो अगर आप वहाँ डील कर सकते हो तो यहाँ भी करो। आप अफ़गानिस्तान में भी कर ही रहे हो ना। आप अगर अफ़गानिस्तान को छोड़ दो थोड़ा टाइम, अगर पाकिस्तान के हाथ में गिर जाए वो, तो वो भी एंटी इंडिया हो जाएगा। लोगों को साथ खींच के लेके आना पड़ेगा आपको। चाहे सिर में डंडा मार के, चाहे थोड़ी-सी जेब भर के, या उसको कोई पर्सनल थ्रेट दे के कि भाई साहब तू ज़रा बच के रह, नहीं तो तेरी घर पे ये होगा, घर पे वो होगा। ये सब चीज़ें सर, ये देखिए ये रियल पॉलिटिक्स में ये करना पड़ता है। हमको इसमें कभी भी शाय ऑफ नहीं होना चाहिए। एंड जैसे आप बोल रहे हैं कि ममता अगर यहाँ से गई, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो बॉर्डर्स पे टेंशन बढ़ेगी। बिल्कुल। वो आसान नहीं होगा। ये बहुत नहीं होगा, उसमें बट हुँ। मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कोई इतनी ज़्यादा रोक-टोक आएगी, आवाज़ें उठेंगी वहाँ से, बट बियॉन्ड दैट कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएँगे ये लोग। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। और आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उसको थैंक भी यू। सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर।